नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है जो आपके पसंदीदा चैनल आज की खबर ने 2 दिन पहले यूजीसी पर हुई अपनी चर्चा के निष्कर्ष में आपके सामने बात रखी थी। इसलिए आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चर्चा आपके प्यार और स्नेह का ही नतीजा है कि एक ऐसा फैसला, एक ऐसा मामला जो सबसे जुड़ा हुआ था, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से जुड़ा हुआ था, उस पर आज की खबर ने जो चर्चा की, कुछ उसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह पाया कि जिन तथ्यों पर, जिन फैक्ट्स पर हमने चर्चा की अपने गेस्ट के साथ में, आज वही चर्चा सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और वकीलों के साथ हुई चर्चा के मुकाम पर खड़ी दिखाई दे रही है। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा जनता के बीच में कई दिनों से गूंज रहा है। 13 फरवरी को जब यूजीसी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए नई गाइडलाइन जारी की तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि नई गाइडलाइन पर इस कदर गदर छिड़ जाएगा। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम बनाए, लेकिन इन्हीं नियमों को सवर्ण समाज ने यह कहकर खारिज कर दिया कि यह कानून एक तरफ एक वर्ग को भेदभाव से रोकते हैं, लेकिन दूसरे वर्ग में भेदभाव साफ झलक रहा है, वो इसकी चपेट में आ जाएगा। यूजीसी की तरफ से इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाए जाने और उसमें जांच के लिए समता समिति के गठन से सवर्ण समाज के प्रतिनिधित्व को दूर करना नागवार गुजरा। पूरा सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया। कई सामाजिक संगठन खुले तौर पर सरकार के फैसले का विरोध करने लगे। बीजेपी के कई नेताओं के इस्तीफे सामने आने लगे और इसी बीच सवर्ण समाज की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों में इस बात पर जोर दिया गया कि सवर्ण समाज को शिकायत में पहले ही अपराधी मान लिया गया है। शिकायत झूठी निकलने पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। ये 2 मसले थे कि एक तो हमें आपने गलत मान लिया, अपराधी मान लिया, और दूसरा हम कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी से पूरे मामले को सुना और फिलहाल नए नियमों के अमल पर रोक लगा दी और 19 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। फिलहाल विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए 2012 में जो पुराने नियम थे वही लागू रहेंगे, लेकिन पुराने नियमों में भी कुछ खामियां हैं जिसमें पीड़ित पक्ष को शिकायतें करने का, जो पीड़ित पक्ष की शिकायतें थी उसको पुराने कानून में न तो जांच के लिए कोई निश्चित समय सीमा थी, ना ही उसको सुनिश्चित किया जाता था और ना ही समयबद्ध तरीके से उस पर किसी तरह की कार्रवाई का प्रावधान होता था। अब सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने है कि वो दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए बीच का रास्ता कैसे निकालती है। सरकार को जवाब देना है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। यूजीसी
देखना उसमें क्या है। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। देखिए, जिस दिन से यूजीसी लागू हुआ उसी दिन से मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ, न्याय मिलेगा। उसी दिन से मैं कह रहा हूं, सरकार भी आपके पक्ष में है। सरकार ने भी ये कहा कि हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संस्तुति आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना। इस पे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भेदभाव नहीं हो, किसी प्रकार का। आश्वस्त रहें, सरकार आश्वस्त करती है। अब इस पर भाई मैं भी नहीं चाहता कि कोई निर्दोष फंसे, लेकिन कोई दोषी छूटा नहीं, क्योंकि कानून से रोका जा सकता है। ये जो कानून है, इस कानून में यही बात है कि यहाँ एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करके लड़ने का कारण विद्यमान कर दिया गया है। और इसीलिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि इस पे विचार करके तब आगे बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे भी किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था। और अगर ये लागू हो जाता तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता। ये उन लोगों को आपने सुना जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 19 मार्च तक इस पूरे मामले को स्थगित किया गया और अगली सुनवाई की वही तारीख दी गई। और इस बीच में ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करे, बाकी सारे पक्ष भी अपने अपने विषयों के साथ में अदालत में पेश हों। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जब कही तो उसके बाद इस तरीके से हमने देखा कि देश भर में अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, जो संत समाज है, उसकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं। अब हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस समय रंजना अग्निहोत्री जी हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट में। बहुत स्वागत है रंजना जी आपका। मैं सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले को बतौर अधिवक्ता आप किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि दलीलें तो पक्ष में भी होंगी और इसके विपक्ष में भी होंगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगी, लेकिन चूंकि आप अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं, इसलिए आपसे इस बारीकी को ज्यादा बेहतर समझेंगे कि पक्ष में क्या क्या है और विपक्ष की तरफ से क्या क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी की है और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को दृष्टिगत रखते हुए ये आदेश पारित किया, क्योंकि ये जो एक्ट में क्लॉज 3 बना हुआ था कि प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन, ठीक है, इक्वलिटी हमें देनी है तो हम आर्टिकल 14 को भूल ही गए। एक वर्ग जो नॉन रिजर्व है और एक वर्ग जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, उनको आर्टिकल जो क्लॉज 3 बना, उस क्लॉज 3 के अंतर्गत जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं वो स्टैट्यूटरी रेमेडी लेस हो गए। उनको तो कोई मतलब कोई उनको रेमेडी ही नहीं मिलेगी अगर कोई झूठी शिकायत कर देता है। दूसरी बात है, हम लोग जब पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े, हायर एजुकेशन भी हुई, तो कोई किसी से ये नहीं पूछता था तुम किस जाति के हो। तमामों सवर्ण अवर्ण एक साथ बैठते थे, दोस्ती होती थी, घर जाते थे, खाते थे, पीते थे। ये गवर्नमेंट की मंशा रही कि भाई भाई को लड़ा दे अभी तक। और दूसरी बात है, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, हमने एक ऐसा ताना बाना बनाया कि हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, चाहे शादी विवाह हो, चाहे कोई पर्व त्योहार हो, हर एक को सामाजिक न्याय मिले, सामाजिक समरसता मिले। हमने अगर विवाह भी अपनी बच्ची का किया तो समाज के हर तबके को समुचित स्थान दिया कि उसका किसी तरीके से रोजी रोटी चल सके। हम ही एक हैं जिन्होंने अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक का बिगुल बजाया, उसमें आदि शंकराचार्य थे। हम सबसे ज्यादा
टैक्स भरते हैं, हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और सबसे ज्यादा गाली खाते हैं कि पोंगा पंडित, हम ही पोंगा पंडित कहे जाते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते हैं। अगर हमें पोंगा पंडित कहा जा रहा है या हमें बनिया कहा जा रहा है या हमें ठकुरवा कहा जा रहा है, हमारे पास कोई रेमेडी नहीं, हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। अगर हम भी उसी क्रोध में आकर के हम किसी को कुछ कह दें तो तुरंत एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है, बिना जांच के हम जेल चले जाएं। खैर, उसकी भी हमको कोई शिकवा भी नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप हमारे भाई हो, कुछ भी कह लो, पोंगा पंडित कह लो, कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है, जब आरक्षण मिला तब भी हमने कोई विरोध नहीं किया। -40 डिग्री, -40 नंबर अगर आ गए और आपको नीट में एडमिशन मिला, -40 वाले आप डॉक्टर बन रहे, हमने तब भी नहीं कुछ कहा। लेकिन सवाल ये है कि हम बेगुनाह बेलज्जत मारे जाएं, हमारे ऊपर अगर मान लो हमारे समाज की कोई बेटी जा रही है और कोई दूसरा आदमी कह रहा है कि आई लव यू, उसका जवाब नहीं दे रही, तो उसके पास तो पूरा अधिकार है कि वो कंप्लेंट कर दे। इस लड़की ने हमको पब्लिक में नेग्लेक्ट किया, ठीक है, हम आपको नहीं पसंद कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो लड़की किसी ब्राह्मण को ही पसंद करे, लड़की का अपना विवेक है, अपनी इच्छा है। तो ये आ जाएगा कि इसने हमें पब्लिक में नेग्लेक्ट किया और कंप्लेंट चली जाएगी। तो जब पढ़ने की उम्र है, कुछ करने की उम्र है, राष्ट्र के समक्ष अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने की उम्र है, तब हम क्या करेंगे? वकीलों के चक्कर काटेंगे, जेल चले जाएंगे और कोई न्याय नहीं मिलेगा। तो पढ़ने की उम्र में वकीलों के चक्कर, पढ़ने की उम्र में जेल के चक्कर, आखिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आज निर्णय किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी की है, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम कह सुप्रीम कोर्ट ने एहसान किया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को देखते हुए और आर्टिकल 142 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो 2012 में एक्ट बना था, उसको पुनः प्रभावी कर दिया है। इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को लगी हुई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। रंजना जी, एक चीज आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब ये बात सामने आई, जब ये नियम लागू हुए, उसके बाद सरकार की तरफ से अपनी दलीलें तुरंत दी गई। धर्मेंद्र प्रधान तुरंत सामने आए, उन्होंने कहा अन्याय किसी के खिलाफ नहीं होगा, किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा। यही बात हमने अखिलेश के मुंह से भी सुनी। अगर सरकार की मंशा इतनी ही अच्छी रहती है या रही होगी, तो सवाल इस बात का है कि ये जो ड्राफ्ट बन करके और लागू होने की प्रक्रिया, इसका भी एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप सरकार आगे बढ़ती है। तो बाकी सब क्या थे? मतलब उन्होंने देखा ही नहीं, या वो ये चाहते थे? क्योंकि एक ये भी ट्रेडिशन है कि एक तरफ से सरकार अगर कोई सीधा सीधा फैसला ले ले तो वो पलट करके हमारे यहां अदालतों में चला जाता है, फिर अदालत उस पर लंबी सुनवाई करती है और फिर मामला आता है। यहां हम देख रहे हैं कि टॉप गियर लगा करके रिवर्स गियर में डाल करके और फ्रंट फुट पर सरकार खेले रही है। नहीं शेखर जी, एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है लोगों को बुरी लगे, हो सकता है, लेकिन कड़वी बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मैंने ट्वीट देखा, तो उन्होंने लिखा कि हम दलितों की सरकार हैं, हम दलितों के लिए ये कर रहे हैं, हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये सरकार की मंशा ही विभेद करने की है, भाई भाई को लड़ाने की मंशा ही। एट्रोसिटीज एक्ट बना, उसमें कहा गया था किसी का दुरुपयोग नहीं होगा। एक तिवारी जी बिलावजे 20 साल जेल चले गए, उनकी जवानी कौन देगा। 498 बना, वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट बने और कहा गया, पॉक्सो बना कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। और आप भी देख रहे हैं, इसी भारत में रहते हैं, हम भी इसी भारत में, पॉक्सो एक्ट का कितना दुरुपयोग हो रहा है, दहेज एक्ट का कितना, डॉवरी प्रोविजन एक्ट का कितना दुरुपयोग हो रहा है। तो हर एक चीज का दुरुपयोग तो हो ही रहा है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। और इसमें तो स्पष्ट ये लिखा है कि अगर कंप्लेंट, इसमें ये भी नहीं लिखा कि अगर कंप्लेंट गलत पाई जाती है तो कंप्लेनेंट को कोई सजा होगी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ पहले से ही मान लिया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के मेहनत कश लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, लाइन में खड़े होकर राशन नहीं लेते हैं, लाइन में खड़े होकर राशन नहीं लेते हैं, मोदी जी के जो मकान दिए गए हैं वो मकान नहीं लेते हैं, मोदी जी के शौचालय नहीं लेते हैं, अपनी मेहनत से, गरीबी से। हमने तो गरीबी में रहना सीख लिया, हमने तो जमीन पर सोना सीख लिया, हमने तो एक टाइम नमक रोटी खाना सीख लिया, लेकिन किसी के सामने ना हाथ फैलाया है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम समाज के वो वर्ग हैं कि हम दिशा दिखाते हैं।
हम ही अगर भिखारी बन जाएंगे, हाथ से सबके सामने मांगने लगेंगे, तो हम समाज के कमजोर वर्गों को क्या रास्ता? हमने तो सारी चीजें छोड़ी कि दलित समाज, कमजोर वर्ग मकान ले जाए, राशन ले जाए, कुछ नहीं। हम तो एक टाइम अपने भोजन कर ही लेंगे। द्रोणाचार्य ने तो चावल पीस के अपने बच्चे को दूध बना के पिला दिया। तो हम तो उस शाखा से आते हैं, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ अब सरकार के बहुत सारे मंत्रियों के मैंने सुने, बहुतों के नाम लेना मैं चाहूंगी नहीं, कि सारी चीजें दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, आदिवासी, आखिर हम कौन हैं? हमने तो पूरे भारत को एक रखा। हम तो आदि शंकराचार्य के संतान हैं कि अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पैदल विचरण करते रहे, सत्तू झोली में बांध के खाते रहे, लेकिन देश पर आंच ना आए, संस्कृति पर आंच ना आए, हम वो थे और हम वो हैं। लेकिन अब हमारे बच्चों पे अगर आंच आएगी, हमारी बेटियों पर आंच आएगी, दुराचार, दुर्व्यवहार, तो क्या हम बोले भी ना? अदालत का रास्ता हमारे पास है। हम अदालत में गए, अदालत ने मेरी बात सुनी है और पाया है कि कहीं ना कहीं ये कानून में कमजोरी थी, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट नहीं था, इसलिए कोर्ट ने आदेश किया है। बिल्कुल, हमारे साथ में इस समय जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, रंजना जी जो बात आपने कही है उसमें मैं एक सवाल रखना चाहूँगा, क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र से भी लंबे समय से जुड़ी रही हैं और हमने आपको सड़क पर भी संघर्ष करते देखा है। तो ये चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि ठीक है, हमारी अपनी ऐंठ है, हम अपनी तरह से ये मानते हैं कि हम समाज को दिशा दिखाते हैं, लेकिन एक परिणति अगर हमें उसकी ये देखने को मिलती है कि हमें नमक रोटी पर आ जाना पड़ता है, हमें जमीन पर सोने की नौबत आ जाती है, वो ठीक है, हमने क्या त्याग किए, लेकिन शायद इसी ऐंठ में हम वो जताना भूल गए कि हम जिंदा हैं। मतलब सरकार ने इसीलिए शायद मरा हुआ मान लिया। सरकार ने हमारे त्याग को, हमारी तपस्या को, हमारी सहिष्णुता को ये मान लिया कि ये मरे हुए हैं। ठीक है, मरे हुए मान रहे, हमें कोई सुविधा नहीं दे रहे थे, ठीक है, सांस्कृतिक धरोहरों को हम बचाए हुए थे। अगर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भारत से समाप्त हो जाए तो पूरा भारत या तो क्रिश्चियन हो जाएगा या तो इस्लामीकरण हो जाएगा। हम ही संस्कृति को बचाए हैं, हम ही सनातन को बचाए हैं, हम ही अपने उन दलित भाइयों को जो किसी न किसी एन केन प्रकारेण इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, एन केन प्रकारेण क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, हम ही उनको अपना हाथ पकड़ करके, उनका हाथ पकड़ के हम अपने गले से लगा रहे हैं। और हमारी इस सहिष्णुता को, हमारे इस त्याग को, हमारे इस बलिदान को बिल्कुल सिफर पे लाके खड़ा कर दिया। अब हमें अपने बच्चों के अस्तित्व तो बचाना ही मुश्किल हो गए। षड्यंत्र तो बहुत पहले से चल रहा था। अगर मेरिटोरियस बच्चों को कहीं सुविधा मिल रही होती तो आज से 50 वर्ष पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्होंने डीएनए की खोज की थी, भारत छोड़ के अमेरिका क्यों चले गए? आजकल हमने तो जमीन पे सो लिया, हमने तो नमक रोटी खा ली, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी कह रही मैं क्या करूं? आपने नमक रोटी खाई होगी, आप जमीन पे सोए होंगे, मुझे तो बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं क्यों ना बाहर जाऊं? उसको भी तो हमको रोकना है। अगर सारी मेरिट, सारी व्यवस्थाएं, सारा ब्रेन बाहर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? -40 अंक ला करके हम दवा भी लेने ना जा पाएंगे। ठीक बात है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा भी जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं SC/ST संयुक्त मोर्चा के। डॉक्टर ओम सुधा, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, 19 मार्च को अगली तारीख दी है और यह कहा है कि जो 2012 का फैसला है, जो नियम चल रहे हैं, उसकी यथास्थिति बना करके रखी जाए। पिछली चर्चा में भी यह बात सामने आई थी हमारी आपकी कि किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को समझा है जो बात आपने पिछली चर्चा में प्रमुखता से रखी थी? अभी भी हमारा वही स्टैंड है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिले, ये हमारा स्टैंड है और मिलना भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस समय लिया है, अच्छी बात है, रिव्यू करे। लेकिन सबसे दिलचस्प, आपने निशिकांत दुबे का ट्वीट देखा क्या? भाजपा के सांसद ने देखा क्या? नहीं, मैंने संपादक जी आप अभी
मोबाइल देख लीजिए, निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, सरकार ने वही सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? निशिकांत दुबे कोई सड़क छाप जो है आदमी तो है नहीं। निशिकांत दुबे इस देश का जो है सांसद है, रूलिंग पार्टी का सांसद है। वो ट्वीट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, आप चेक कर लीजिए, फिर नहीं तो फिर आप ने कहिएगा नहीं, मैंने जान करके ये बात आपसे कही कि मैंने नहीं देखा है निशिकांत, मैंने देखा है निशिकांत दुबे का जो ट्वीट है, मैंने इसीलिए आपके सामने सवाल वही रखा था। मैंने यही बात आपसे चर्चा के शुरुआत में पहले सवाल में रखी, और सुन लीजिए, मैंने सवाल ही आपसे यही किया कि जिस बात को आपने मेरे साथ चर्चा में 3 दिन पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है। अब आप निशिकांत दुबे को अगर कोर्ट कर रहे हैं तो आप में और उनमें अंतर क्या है? कुछ नहीं। बिल्कुल, निशिकांत दुबे कह रहे हैं, सांसद हैं, कि भाषा देखिए कि मैंने जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि राज सत्ता से न्यायपालिका, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, न्यायपालिका जो है राज सत्ता से संचालित होती, पूरी दुनिया का इतिहास। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी 2 बार क्वालिफाई किया है। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि जो राज सत्ता से संचालित होती है, न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं, मुझे उसमें रत्ती भर भी, मुझे तो कम से कम आश्चर्य नहीं है, ये चलता रहता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने आपसे कहा कि जो बात आपने 2 दिन पहले कही थी वही सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो इसमें आपको कोई एतराज कहां है क्या? वो निशिकांत दुबे ने भी कोई बात कही होगी। ये कौन कह रहा है कि किसी निर्दोष को सजा? ये तो हम भी कह रहे हैं कि निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। अभी जो रंजना जी जो कह रही थी एक बात कि ब्राह्मणों ने हमेशा हाथ खींचकर जो है आगे किया है, सबको लेकर साथ चले हैं। भाई, ब्राह्मण सबको लेकर साथ चल रहा था तो जातिवादी भेदभाव कौन कर रहा था? अगर ब्राह्मण सबको साथ लेकर चल रहा था तो मंदिर में प्रवेश करने से कौन रोक रहा था? अगर ब्राह्मण सबको साथ लेकर चल रहा था तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चावदार आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? सार्वजनिक तालाब से पानी पीने से कौन रोक रहा था? अगर ब्राह्मण सबको साथ लेकर चल रहा था, माता सावित्रीबाई फुले जब बच्चियों के लिए पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर और कौन बरसा रहा था? अगर जो है ब्राह्मण सबको साथ लेकर चल रहा था तो आजादी के 7.5 दशक बाद तक आप जो है सत्ता के तमाम प्रतिष्ठानों में हैं। फिर से मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, तमाम जो है विश्वविद्यालय से लेकर हर जगह डिसीजन मेकिंग फैक्टर आप है। तो आज भी जो है दुनिया के टॉप 200 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी क्यों नहीं है? आप जो है ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं कि भारत की प्रतिभा जो है बाहर चली जाती है, कौन जिम्मेदार है? क्या जो है दलित कुलपति बन के बैठा हुआ है विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर बन के, एचओडी बन के, किस जाति के लोग बैठे हुए? तो आप ब्रेन ड्रेन के लिए कौन जिम्मेदार है? सत्ता संसाधन में आप हैं। आप चीन से तुलना करते हैं पाकिस्तान, पता है आपको जो चीन का भी 2 विश्वविद्यालय जो है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय को पीछे करके जो है चीन का 2 विश्वविद्यालय नंबर 1 और नंबर 2 हो गया, और हम टॉप 200 में भी नहीं है। इसके पीछे का कारण समझिए शेखर जी, आप तो बड़े विद्वान हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। इसके पीछे का कारण है कि आपने इस देश में जितनी भी जातियां हैं उन तमाम जातियों को आपने जो है जाति के नाम पर आपने उनका शोषण किया, उनको अवसर देने से वंचित किया, उनको अवसर लेने ही नहीं दिया। उनको न चीफ जस्टिस ऑफ एक ओबीसी, आज तक भारत के इतिहास में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ओबीसी बना हो तो बताइए, किसी एक ओबीसी को भारत रत्न नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है बताइए? टीवी चैनलों में दीपक चौरसिया एक नाम है, उसके अलावा कोई ओबीसी एंकर हो तो बताइए। भाई कहां है, क्यों गायब है? दलित एक आदिवासी एंकर पूरे टीवी चैनल में कहीं नहीं है, एक दलित एंकर किसी चैनल में कहीं नहीं है, कहां है आखिर? और आप सत्ता में रहे, संसाधन में रहे, आपको कहा जाता था जो है जो ये वो क्लास है, ये वो कास्ट है जो कि जो है बुद्धि वाला कास्ट है। और अभी रंजना जी सुना भी रही थी, हाईकोर्ट में जज है, बड़ा मैं सम्मान करता हूं इनका, और विदुषी महिला है। बताएं कि अगर ब्राह्मण ही सबको लेके चल रहा था, सबको साथ लेकर चल रहा था, मिला के चल रहा था, फिर देश में जातिवाद कौन कर रहा था? ब्राह्मण सबको सदियों से साथ लेकर चल रहा था
तो ठीक है, आज तक ठीक है, सवालों का वजन ज्यादा होता चला जाएगा। अब थोड़ा सा विश्राम लीजिए, थोड़ा सा विश्राम लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। उधर वजन ज्यादा हो जाएगा, फिर एकदम से जवाब नहीं आ पाएंगे। एक चीज जो आपने देखिए, मैं निशिकांत दुबे का मैं ट्वीट जानता था, मैंने सवाल इसीलिए रखा था ताकि आप इस जगह पर आकर के ये बात कह सकें। मेरा पहला सवाल ही आपसे यह था कि जो बात आपने कही थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है। मुझे पता था कि आप निशिकांत दुबे का ट्वीट कोट करेंगे, इसकी संभावना मुझे लग रही थी। यह मेरा अपना पत्रकारिता का अनुभव है, इसको आप अदरवाइज मत लीजिए। डॉक्टर ओम सुधा जी, अब जो सवाल आपने रखे हैं, रंजना जी को मैं देख रहा था, उन्होंने सवाल नोट किए हैं, वो एक एक सवाल के बारी बारी से जवाब देंगी ताकि समय कम ना पड़े। रंजना जी, आप बराबर से जवाब दे दीजिए ताकि आज डॉक्टर ओम सुधा उन चीजों को लेकर के जाएं जो उनके मन में बरसों से खटक रही हैं, समाज में खटक रही हैं। नहीं, हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि डॉक्टर ओम सुधा हमारे भाई हैं, इनको मैं पूरी तरीके से संतुष्ट कर लूं। पहली बात यह है कि जो जाति व्यवस्था की बात कही ब्राह्मणों ने बनाई, संविधान में अगर सर्टिफिकेट लेना हो, सर्टिफिकेट में जाति लिखी जाती है नौकरी के लिए, अगर हम कह दें तो हमको जेल। मनुस्मृति में कहाँ इतनी जातियां लिखी हुई थी, या ब्राह्मणों ने कितनी जातियां बना दी? ये जो जातियां बनी है ना, ये संविधान में ही बनी है, उसी में लगी हुई है, उसी से हमें मिलती है। संविधान का अगर बेनिफिट लेना हो, नौकरी लेनी हो, तो जाति व्यवस्था, उसमें एक कॉलम होता है, पिछड़ी अगड़ी फला ढिका लिखते हैं ना, बड़े शान से लिखी जाती है। और अगर हमने कह दिया तो बुरा। ब्राह्मण ने कोई जाति नहीं बनाई, ब्राह्मण ने ये नई क्लासिफिकेशन किया कि जो है SC ST OBC का क्लासिफिकेशन मैंने नहीं किया। दूसरी बात है, आपने कहा पिछड़े वर्ग का कोई चीफ जस्टिस नहीं बना। BR गवई क्या थे, जस्टिस KG बालाकृष्णन क्या थे, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है? आपने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा नहीं फैक्ट सही करिए। अरे भाई साहब, मैंने कहा दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, OBC का एक भी नहीं हुआ है। ठीक है, आप डॉक्टर ओम सुधा आते हैं, अब एक एक कहां तक गिनेंगे? ठीक है, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, चल सुन लीजिए, जरा धीरे से सुन लीजिए, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। अब मोदी जी क्या है? मोदी जी, इसलिए मैंने सुन लीजिए, मोदी जी क्या है, गृह मंत्री क्या है, रामनाथ कोविंद क्या थे, द्रौपदी मुर्मू जी क्या है, बताइए। और अभी तक ये दलित ही बने रहेंगे, बता दीजिए। हम तो कह रहे हैं ना कि हमको नहीं चाहिए कुछ भी, हम तो जमीन पे सोएंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन देश की संस्कृति को, देश की अखंडता एकता को एक साथ मिला के चलेंगे। हम क्रिश्चियन बन के या हम मुसलमान बन के हम भाग नहीं जाएंगे, हम अपने शिखा सूत्र की रक्षा करेंगे, हम भाग नहीं जाएंगे देश की संस्कृति को छोड़ के। हम इस्लामीकरण नहीं होने देंगे देश का, हम ईसाईकरण नहीं होने देंगे। हम तो कहते हैं कि आप सारे संसाधनों पर काबिज होइए, आप संसाधनों को, लेकिन मेहनत करिए आप भी, हम मेहनत करिए आप भी। हम तो कहते हैं हम मेहनत करते हैं तब भी हम टैक्स देते हैं, आप मेहनत करिए, कौन रोक रहा? और आप ना भी मेहनत करिए, सब संसाधन आप ले लीजिए, लेकिन संस्कृति तो हम ही बचाएंगे ना। कह देंगे तो बुरा मान जाएंगे, तुरंत क्रिश्चियन बन जाएंगे, तुरंत मुस्लिम बन जाएंगे। और ये आप इतने पढ़े लिखे हैं डॉक्टर साहब, आपको तो ये शोभा नहीं देता कि आप कहें कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं। भारत का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आता है, कौन सा वो वाजपेयी ब्राह्मण है? हमने तो स्वीकार किया, सर माथे बिठाला। डॉक्टर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, ये कौन बड़े भारी जो है 24 बिस्वा के ब्राह्मण हैं? हम तो चाणक्य हैं, हम तो घनानंद को हटा करके हम तो चंद्रगुप्त मौर्य को कुर्सी पे बैठाने वाले, हम स्वयं नहीं बैठना जानते हैं। लेकिन फिर भी, लेकिन आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी? ठीक है, अब इसका जवाब लेते हैं डॉक्टर ओम सुधा जी। इन्होंने कहा, एक बात से आपत्ति है कि आप भी मेहनत करिए, मतलब कि दलित पिछड़ा जो है कामचोर होता है, मेहनत नहीं करता है, सारा कुदाल लेके रोज सुबह ब्राह्मण -40 डिग्री, जब आपको -40 अंक पर आपको नीट मिल जा रही है, अभी जवाब आप पाइए, फिर बोलिएगा, आपकी आएगी तो सारा मेहनत ब्राह्मण ही कर रहा है भाई इस देश में। दलित पिछड़ा तो जो है निठल्ला है इनके अनुसार,
दलित पिछड़ा तो बैठ के खा रहा है, सारा मेहनत तो ब्राह्मण ही कर रहा है। 6 बजे कुदाल खुरपी लेके निकल जाता है। इस देश में सब्जी उगाने का काम कौन करता है? ब्राह्मण करता है। इस देश में जो है कुली का काम कौन करता है? ब्राह्मण करता है। इस देश में रेलवे से लेकर जितने भी विश्वविद्यालय स्कूल सब बने, किसने अपना खून पसीना बहाया? ब्राह्मणों ने बहाया। इस देश में जो है सर पे पैखाना उठाने का भी काम ब्राह्मणों ने किया है। इस देश में गटर की सफाई का काम भी ब्राह्मणों ने ही किया है। बाकी सब्जी उगाने का काम, दूध दूहने का काम, सारा मेहनत का काम ब्राह्मणों ने किया है। और दलित पिछड़े आदिवासी निठल्ले हैं। क्या बात है? ये बिल्कुल नया ज्ञान है, ये नया रिसर्च है। और मैं मैडम का नाम नहीं, एक मिनट डॉक्टर ओम सुधा, एक मिनट रुके। रंजना जी एक मिनट, डॉक्टर ओम सुधा एक मिनट रुके। बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी आपने, रुक जाइए, मेरी बात सुन लेने दीजिए आपने। अच्छा रंजना जी अब आप आइए। जब ये मंडल कमीशन आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना होगा। देखिए हमारे यहां लोहार थे, जो लकड़ी काटने वाले थे, जिनका सब्जी सोनकर समाज था, ये जितने थे सबके पास परमिट हुआ करता था। ये जब मुलायम सिंह सरकार बनी, ये जब वीपी सिंह की सरकार बनी, ये जब आरक्षण आया, सारे परमिट कैंसिल किए गए। और आज जो मंडियों में बैठे हैं, सारे धंधे हमारे यहां के, जो हमारे यहां परिपाटी थी, जिस बात को आपने भी कहा, जो हमारे यहां की परिपाटी थी, कुम्हार हुआ करता था, लकड़ी काटने वाला अलग है, माली समुदाय है, सारे लोगों के काम डिफाइन थे, सबके पास रोजगार थे। सारे धंधों पर आज कौन काबिज है? मंडियों में आज कौन काबिज है? वो टोपी जालीदार सारी जगह काबिज होकर के बैठे हुए हैं। अब पूछा जाए कि जिन्होंने आरक्षण लागू किया, जिस तरीके से किया, ये मंडियों से परमिशन क्यों खत्म की गई? ये जो ठेके इनके पास होते थे, जो हमारे समाज की व्यवस्था थी, ये समाज को छिन्न भिन्न किसने किया? रंजना जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं ओम सुधा जी के पास जाऊंगा इस चीज को लेकर। सवाल इन्होंने उठाया इसीलिए। देखिए हमारे भाई जो हैं ओम सुधा जी, कभी आप आए हमारे साथ बैठे तो हम लोग चाय पियेंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन आप मेरी बात को समझ नहीं पाए या मैं आपको समझा नहीं पाई। हमने ये कहा कि हमने मेहनत करी। हमने मेहनत करी का मतलब ये नहीं कि दूसरे ने कुछ करा ही नहीं। हमारे जो ओबीसी समाज के हैं, दलित भाई हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बंधी हुई है, सब अपना अपना काम करते हैं। किसी ने अगर ये कह दिया तो आपने समझ लिया कि हमने आपको कहा। मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और पूरा समाज, पूरा सिस्टम चलता ही ऐसे है। शरीर पूरा कैसे चलता है? क्या शरीर से हम आंख निकाल के फेंक देंगे, नाक निकाल के फेंक देंगे, कान निकाल के फेंक देंगे, हाथ निकाल के फेंक देंगे, बाजू काट देंगे? भाई शरीर की रचना ही ऐसे हुई कि शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ का हड्डी, उसको हमने माना वैश्य है। समाज की रीढ़ वैश्य है क्योंकि वो 1 रुपए में 8 अठन्नी बना लेगा। ब्राह्मण 1 रुपए में 8 अठन्नी नहीं बना पाएगा। ब्राह्मण तो खाली बौद्धिक है। बाजू कौन है? बाजू तो हमारा बाजू तो हमारा कौन है? ब्राह्मण के पास शरीर किस पर खड़ा होता है? नहीं, शरीर किस पर खड़ा होता है? और हम सिर किसको नवाते हैं? चरणों को ही सिर नवाते हैं, है ना? हम चरणों को ही सिर नवाते हैं। लेकिन आप पता नहीं कौन सी भाषा में, कौन से स्वप्न में घूम रहे हैं। आपको सुनाने के लिए बैठाए हैं। ब्राह्मण पंचायत लगा, क्या करेंगे, क्या सुनाएंगे बताइए? नहीं, खाली ब्राह्मण बुद्धि वाला है, बाकी किसी के पास बुद्धि है नहीं। क्या बात करते हैं? आपको क्या कहा? क्या मैंने कहा कि आप बुद्धिहीन हैं? क्या मैंने आपको बुद्धिहीन कहा? सबके पास बुद्धि नहीं, इसका क्या मतलब है? क्या मैंने क्या मतलब? बाकी सबके पास बुद्धि नहीं। डॉक्टर ओम सुधा जी, नहीं, ये देखिए ऐसा है कि बौद्धिक है, एक बाकी पास बुद्धि नहीं। नहीं, डॉक्टर ओम सुधा जी, रंजना जी जिस बात को ऐसे तो कौवा कान ले गया, ये आप कर रहे हैं। नहीं, चर्चा को मैंने कहा नहीं। डॉक्टर ओम सुधा जी, जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, जो बात कही जा रही है, उस बात का मतलब देखिए, गलत इंटरप्रिटेशन मत कीजिए। ब्राह्मणों के पास ही बुद्धि है, ये कहीं नहीं कहा। ब्राह्मण बौद्धिक होता है, दूसरे अरे ब्राह्मण ही बौद्धिक होता है, बाकी लोग के पास बुद्धि नहीं है क्या? नहीं, बाकी लोग के पास बुद्धि नहीं है क्या? क्या बात नहीं, आप बहुत विद्वान हैं। आप अगर बुद्धिमान हैं, और अभी आरक्षण के पीछे जो है अगर आप बहुत विद्वान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, तो क्यों आरक्षण चाहते हैं? अभी मोदी जी जो है लेके मैं खुल के बोलूं, तो पटना अगर आप में बहुत विद्वान हैं तो आरक्षण क्यों चाहते का ग्रुप कहता है कि हम आरक्षण इस्लाम कबूल कर लेंगे। ब्राह्मण का ग्रुप कह रहा है पटना में हम इस्लाम संविधान से कबूल जब कर नौकरी लेंगे। जाते हैं, पर्चा और भरते हैं, आप कह रहे हैं उसमें लिखते हैं जात में फलाने, मुसलमान हुए जात में लिखते हैं आप ठिकाने। हिंदू जाति हम अगर में, आपको कह दें तो हिंदू पूरे के हो अंदर जाएंगे। जो है इसको समानता दिए,
सबको नीचा और छोटा बना के रखे। हिंदू कोई धर्म है कि तो जातियों का जो है सीढ़ी बना के रखे हैं, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऐसा कोई व्यवस्था है? ये जो संविधान बना है ना, इतनी घटिया संविधान में ऊंच नीच की बात आई, भेदभाव संविधान ने किया, जन्म के आधार पर हिंदुओं कोई ने फला नहीं जाति किया। में पैदा हो गया तो नीचा हो गया, अब फला जाति में पैदा हो गया तो बौद्धिक हो गया, ऊंचा हो गया। अरे जैसे भैया, लगता है किसी और संविधान में ही मार्ग से कहते हैं पैदा हो कि गया। अगर आप पिछड़ी ये जाति सब में ये पैदा सब हुए फर्जी बात है। सुनिए, दुनिया के तमाम लोगों के पास कोई मुंह से और कोई तलवार कोई ये सब कोई कहानी नहीं चलता है। सभी अरे लोगों के भाई, पैदा आप होने का देखिए, एक रास्ता होता है और आप सबका बुद्धि समान देखिए, होता है। -40 ये अगर जो आप पा रहे है हैं ये धूर्तता के तो नाम इसका पर मतलब यादव आप बेवकूफ मुसलमान है। हो जाएगा और -40 वाले सेलेक्ट हो रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, ठीक है रंजना जी, मैं आता हूं एक मिनट। डॉक्टर ओम सुधा जी, देखिए ऐसा क्या है ना कि चर्चा फिर कहीं पहुंचेगी नहीं। आप मेरी बात सुनिए, अब मेरा एक सवाल है सीधा सा, आप चाहते क्या हैं ये स्पष्ट करें। वो छोड़ दीजिए रंजना जी ने जो बताया, जो हमने कहा अभी आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत देश एक समतामूलक समाज कैसे बने। हाँ। सभी जाति के लोग मिलकर इसके लिए प्रयास करें। हाँ। और ये सब नकली बात कहना जो है समाज में छोड़ दें कि कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई श्रेष्ठ है, कोई बौद्धिक है, तो बाकी क्या है? ये सब फर्जी बात फैलाना बंद करके सभी लोगों की बुद्धि समान होती है और मेरिट जो होता है वो अवसर से आता है। अगर मैं नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी रहा, अगर मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता नवोदय विद्यालय में, तो हम जो है आज वो नहीं कर पाते जो आज हम कर पा रहे हैं। तो मेरिट केवल और केवल अवसर का नाम है। जिसको अवसर मिला वो अच्छा कर गया, वो अच्छे पदों पर गया, और आपने जिसका अवसर छीन लिया वो नहीं पहुंच पाया, तो उसको उस अवसर उपलब्ध कराने के लिए बाबा साहब डॉक्टर संविधान में ऐसा है। ठीक है, बाबा साहब ने भी कहा था कि आरक्षण की जो व्यवस्था थी, सी बात है भाई। और अगर आरक्षण से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आप सचमुच इस देश में से प्यार करते हैं, जो इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा है, वो भी इसी देश का नागरिक है, और अगर ठीक है, अब मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर ओम सुधा जी, अब आप रुकिए, मैं रंजना जी से एक सवाल ले लूं। ठीक है, मैंने आप हो गया एक सवाल, अब मैं रंजना जी से लेता हूं। रंजना जी, जो बड़ी बात डॉक्टर ओम सुधा ने कही है कि भारत में समतामूलक समाज होना चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए, जाति व्यवस्था वगैरह वगैरह ये सब चीजें इधर उधर होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्था अभी चल रही है, कानून के जानकार होने के नाते वर्तमान व्यवस्था में, आप पुराणों को छोड़ दीजिए, मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जिस तरीके से भारत के अंदर यह व्यवस्था चल रही है, उसमें कहां पर हम संशोधन करें, कहां पर क्या चीज बदली जाए जिससे डॉक्टर ओम सुधा की इच्छा की प्रतिपूर्ति हो कि समतामूलक समाज बने। शेखर जी, अगर डॉक्टर ओम सुधा ये लिखना छोड़ दें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भारत छोड़ो, दीवारों पे लिखा जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भारत छोड़ो, कहा जाता तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये यही कहते हैं। हम नहीं कहते हैं कि डॉक्टर ओम सुधा को जूते मारो, हम ये भी सहते हैं अगर ये बातें छोड़ दी जाए। वो जमाना गया जब एकलव्य का उठा कर जाता था, ओम सुधा को जूते मारने की औकात है किसी को? अभी तो कह रहे थे पुराणों की बात मत करिए। और एकलव्य कौन था आपको पता है? एकलव्य जरासंध के मंत्री का बेटा था, कोई बैकवर्ड नहीं था। एकलव्य जरासंध के मंत्री का बेटा था, जो है एकलव्य जरासंध के राजा जरासंध के मंत्री का बेटा था। पढ़ लीजिए तब आइए, राजा जरासंध के मंत्री का बेटा था, कोई बैकवर्ड नहीं था एकलव्य। 500 साल आपको पानी नहीं पीने दिया, आप कहते पानी नहीं पीने दिया, खाना भोजन करते थे, पैखाना जाते थे तो आप दस्त तो लेते होंगे, तो पानी नहीं पीने दिया और आप दस्त लेते थे। फालतू की बात करते, समता समता और तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार, ये कहेंगे उसके बाद कहेंगे समता हो जाए। हम तो समता मान ही रहे हैं। -40% छोड़ दीजिए, आरक्षण छोड़ दीजिए, सारी समता हो जाएगी। ठीक है, डॉक्टर ओम सुधा, जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अभी जो व्यवस्था सरकार की तरफ से बनी उसमें ऐसा लगता है कि न्याय नहीं होगा सभी पक्षों के साथ में, आपको जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है उस पर कुछ कहना है? आपको लगता है कि जो एक रूपता बननी थी, जो सरकार की मंशा थी, वो मंशा आज सुप्रीम कोर्ट में धराशायी हो गई?
देखिए, किसी की मंशा हमको नहीं पता। हम लोग समझते हैं कि कोई भी जो है, जो निर्दोष है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। हम यह मानते हैं, जाति से उठकर इस चीज को हम मानते हैं। और अगर कानून में कोई खामी हो, चाहे कोई भी कानून, सब कानून में खामी है, सभी कानूनों का दुरुपयोग होता है। डोरी एक्ट से लेकर जितने भी कानून है सबका दुरुपयोग होता है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हम उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। जो है, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिले, चाहे सवर्ण हो चाहे अवर्ण हो, किसी के घर का बच्चा है, किसी के घर का चिराग है, हमको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी जो कह रही है रंजना जी, हम कोई सवाल छोड़ते नहीं है कि आरक्षण छोड़ दो। आरक्षण खैरात है, आरक्षण भीख है, छोड़ देंगे आरक्षण। आप काहे नहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण छोड़ दे रहे हैं? हम तो इस देश में जितना संसाधन है, हम आबादी के हिसाब से भागीदारी मांग रहे हैं। अगर इस देश में संसाधन है 100% और ओबीसी की आबादी है 70%, तो हमको चाहिए 70%। अगर जज का 100 सीट है तो 70 जज ओबीसी का होना चाहिए, ये तो हम मानते हैं। अगर वाइस चांसलर का सीट है 10 तो 7 जो है वाइस चांसलर ओबीसी का होना चाहिए। हमको आपसे कहाँ दिक्कत? आपकी जितनी आबादी है ले जाइए, आपकी जितनी आबादी है ले जाइए, हमारी जितनी आबादी है हमको चाहिए। हम कहाँ आप में घुसपैठ कर रहे हैं? हमको, हम अपना हक भी मांग लें, आपको भी खैरात लगता है? कमाल बात करते हैं। और अगर आप अपने देश से प्रेम करते, सुनिए पूरी बात, अगर आप अपने देश से प्रेम करते, समाज का वो हिस्सा जो जाति व्यवस्था की वजह से कमजोर रह गया, पीछे रह गया, इसी समाज की जिम्मेदारी है उसको विशेष अवसर देकर आगे लाया जाए और मुख्य धारा में शामिल करें। ठीक है, अब डॉक्टर एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं रंजना जी के पास जाता हूं। जब हमारे यहां ये आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में की गई, डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात को कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि 10 साल में हमारी सरकार समाज के उस हिस्से को जो पिछड़ा है, जिसको हम वंचित समझते हैं, जिसको मौके नहीं मिले, उसको हाथ पकड़ के आगे लाएगी और उसको मुख्य धारा में न सिर्फ शामिल करेगी बल्कि कदम से कदम मिला के चले, ऐसी व्यवस्था सरकार बना ले जाएगी। नहीं हो पाया उस 10 साल में, फिर ये बढ़ता गया, आज भी बना हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि ये जो पूरी व्यवस्था है वो किस तरीके से, कब तक, कैसे कैसे चीजों को लेकर के चलेगी, या आपको लगता है, मतलब एक हिस्सा ये भी आया कि मलाईदार जो आरक्षण में मलाईदार अब स्थिति में हो गए हैं, जो अपर हो गए हैं, उनको हटा दिया जाए, वो हटाने की भी कोशिश हुई। लेकिन बावजूद इसके ये इतना जो समाज एक तरफ से कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ पिछड़ता जा रहा है, इसमें दोष कहां पर है, गलती कहां पर है? सबसे पहले शेखर आनंद त्रिवेदी जी, आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं, आपको पता ही होगा जिस 10 साल का आपने जिक्र किया आरक्षण का, वो राजनीतिक आरक्षण के लिए था, जो कि लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण है, न कि नौकरियों में और एजुकेशन में जो शिक्षा है उसके लिए 10 साल की कोई व्यवस्था नहीं है। ये राजनीतिक आरक्षण के लिए था, जिसको बढ़ाने का काम अभी जो वर्तमान में संघ पोषित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने भी 10 साल बढ़ाया है। वो सरकारों का मामला होता है, ठीक है। और ये जो आरक्षण है शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में, उसमें 10 साल का कोई दायरा बाउंडिंग नहीं है। एक मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। दूसरा, आपने कहा क्रीमी लेयर की बात, बहुत दिलचस्प। ये क्रीमी लेयर हमको बहुत पसंद आता है, लेकिन पता चलना चाहिए कि क्रीम है कहां। इस देश में 4 शंकराचार्य है, चारों शंकराचार्य ब्राह्मण। इस देश में जितने भी मीडिया हाउस हैं सबके सीईओ तमाम एंकर ब्राह्मण सवर्ण। इस देश में जितने भी विश्वविद्यालय वाइस चांसलर सवर्ण ब्राह्मण। इस देश में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 दलित को छोड़ दे तो सभी लगभग ब्राह्मण। इस देश में सत्ता संस्थान में जितने प्रतिष्ठान हैं सब में ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन। तो मलाई आपके पास और परत आप इधर से उखाड़ना चाह रहे हैं, ये तो भैया ये नाइंसाफी हो जाएगी शेखर जी। जिधर मलाई है परत उधर से ही उखड़ना चाहिए। ठीक सारी मलाई आप ठीक है, मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिया। अब मैं रंजना जी के पास जाता हूं। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर रंजना जी के पास भी जाना चाहता हूं। रंजना जी, जिस 10 साल के आरक्षण को इलेबरेट किया डॉक्टर ओम सुधा ने, यह बात हमें भी पता है, आपको भी, सबको पता है कि वो राजनीतिक आरक्षण की बात थी। मैंने सवाल इसीलिए उठाया था कि अगर वो राजनीतिक आरक्षण अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता तो वर्तमान में भी जो 10 साल के लिए और बढ़ाया गया इसे, इसकी जरूरत ना आती। और मेरा अपना ये समझ कहती है कि अगर पहले 10 साल में वो राजनीतिक रूप से आगे आ गए होते तो उसके बाद वो अपने समाज को, बाकी लोगों को लेकर के भी आगे आ जाते। भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत है,
वो क्या कहता है ये हमारे दर्शक भी समझें कि आप एक बिंदु ले लीजिए, ये बिंदु है, यहां पर ये एक बिंदु लगा दिया हमने। एक बिंदु अगर आप ले लें, इस बिंदु को इस देश का आखिरी आदमी समझ लीजिए, सबसे पिछड़ा, सबसे लास्ट आदमी समझ लीजिए। अब अगर इस व्यक्ति को ध्यान में रख करके सरकार की योजनाएं चलेंगी, सारी व्यवस्थाएं, वो पढ़ाई की हो, खाने पीने की हो, स्वास्थ्य की हो, हर चीज, तो वो व्यक्ति अगर आगे बढ़ा तो उसका परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो उसका गली मोहल्ला आगे बढ़ेगा, वो समाज आगे बढ़ेगा, वो जिला आगे बढ़ेगा, वो गांव, वो प्रदेश आगे बढ़ेगा, वो देश आगे बढ़ेगा। इसके बाद वो सारा ब्रह्मांड तक इसी तरीके से सर्पिलाकार आकार में वो चला जाता है। मैं अब आपसे रंजना जी ये जानना चाहूंगा कि ये जिस बात का डॉक्टर ओम सिद्धा बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाया, ये नहीं है इसलिए ऐसा है, असल में दोषी कौन है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था या फिर वो समाज जो दरअसल ये तो चाह रहा है कि वो विश्वविद्यालय में भी हो, सुप्रीम कोर्ट में भी हो, इधर भी हो, उधर भी हो, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? उसके लिए उसको जो रास्ता मिलना चाहिए था वो ना तो सरकार की तरफ से मिला और जो समाज की तरफ से मिल रहा है वो उसे पूरा नहीं पड़ रहा है। देखिए, इसमें राजनीतिक मंशा तो थोड़ी बहुत कमजोर दिखती थी। 10 साल के लिए हुआ, अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया तो उसको ठीक बढ़ा दिया, यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। आरक्षण बढ़ा दिया, व्यवस्थाएं बढ़ा दी जाए, इसमें ना तो समाज के किसी व्यक्ति को आपत्ति है, ना ही राजनीतिक लोगों को आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक मंशा में कहीं कोई कमजोरी थी तो उसको और मजबूती से, इनर स्पिरिट से काम करना चाहिए कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति, सबसे नीचे पावदान पे बैठा व्यक्ति, सबसे कमजोर व्यक्ति, सबसे कमजोर वृद्ध कहीं कमजोर न रह जाए, उसको भी समाज की मुख्य धारा में आने का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। परंतु जो गलतफहमी है, ओम सिद्धा जी ने कहा कि मंदिरों में दलितों को नहीं जाने दिया जाता। मैंने तो अपने जीवन में कोई मंदिर ऐसा नहीं देखा जहां पर बाहर गेट पर पूछा जाए कि तुम किस जाति के हो, किस जाति के हो। गर्भगृह में तो इवन मुझे भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, तो मंदिरों में किसी को नहीं पूछा जाता। दूसरी बात रह गई, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 4 शंकराचार्य हैं, चारों ब्राह्मण हैं। देखिए, हर डिपार्टमेंट के रूल्स होते हैं। अब संविधान में ही जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होता है कि 10 साल की वकालत की हो, इतना इनकम टैक्स जमा किया हो, या टीचर्स के लिए भी अपॉइंटमेंट होता है तो नीट किया हो, बीटीसी किया हो, और सारी मतलब क्वालिफिकेशन पूरी। जो आदि शंकराचार्य ने मठामनाय महानुशासनम लिखा, वो आदि शंकराचार्य की अपनी व्यवस्था थी। मठामनाय महानुशासनम के रूल्स रेगुलेशंस हैं। वो रूल्स ये कहते हैं कि मेरे बाद इन 4 पीठों पे वो व्यक्ति बैठेगा जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो, बालेपन का सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई सरकारी नौकरी में वेतन भोग ना किया हो, और जन्मना और कर्मणा ब्राह्मण हो। ये उनका अपना रेगुलेशन बना हुआ। उनके रेगुलेशन को कौन, हम और आप कौन होते हैं तोड़ने वाले? सरकारी रेगुलेशन को तोड़िए, वो सरकारी संस्था नहीं है, वो मठामनाय महानुशासनम भगवान आदि शंकराचार्य की लिखी हुई पुस्तक है। उन्होंने डायरेक्टिव दिए हैं, जो डायरेक्टिव दिए गए जाएंगे वो डायरेक्टिव टोटो फॉलो होंगे। सरकारी संस्थाओं में आरक्षण मिले, घरों में। अब हमारे घर में कोई सोचे कि मैं आरक्षण दे दूं, आइए चाय पानी पीजिए, लेकिन मैं अपनी इस कुर्सी को कैसे दे दूं आपको? ये मेरी कुर्सी मेरी है। अब ये थोड़ी है कि कोई आएगा तो मैं अपनी कुर्सी खाली कर दूं, भैया आरक्षण के बदले कुर्सी दे रही हूं। तो मेरा ये कहना है, राजनीतिज्ञों की, राजनीति की, शासन की, सत्ता की ये मंशा होनी चाहिए और ईमानदारी से इसका निर्वहन करना चाहिए कि समाज का कोई व्यक्ति वंचित, वनवासी, आदिवासी, दलित पीड़ित ना रहे, उसको समान मिले, समान सम्मान मिले, भोजन की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, पढ़ने की व्यवस्था हो, समुचित साधन उसको मुहैया करा जाए। साथ ही साथ शासन की ये भी जिम्मेदारी है कि जिनको आप कहते हैं कि हम अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, हम सवर्ण हैं, तो इसको भी शासन को देखना होगा कि सबसे ज्यादा इनकम टैक्स हम पे करते हैं, सबसे ज्यादा दायित्वों का निर्वहन हम करते हैं। हम फिर मैं बार बार कह रही हूं कि मैं जमीन पर सोकर नमक रोटी खा सकती हूं, लेकिन मेरे निर्दोष बच्चे
किसी एक्ट के तहत, एट्रोसिटी एक्ट हो चाहे यूजीसी एक्ट हो, उसके तहत जेल में ठूंसे जाएं, हमारी लड़कियों को मजबूर किया जाए जिस लड़के को पसंद नहीं करती उससे विवाह करने के लिए, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर ओम सुधा जी, मैं बिल्कुल अब आखिरी हिस्से में चर्चा के आ गया हूं। आपको तरह तरह की चीजें इस चर्चा में सामने आई, आपने अपनी तरह से जवाब दिया। अभी जो स्थिति बनी है उसमें आपको लगता है कि एक ऐसा सुगम रास्ता अब निकल करके आएगा कि खास तौर से जो शिक्षा की जगह हैं, और मैंने कई लोगों का, मैंने मायावती जी का भी इंटरव्यू जब किया तो उन्होंने भी बात कही, मैंने पीएल पूनिया, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने एक बात एक सुर में कही है। उन्होंने कहा कि समाज का जो व्यक्ति पढ़ लिख गया वो जीवन में आगे बढ़ गया, वो छोटा काम बड़ा काम किसी भी तरीके के काम से जुड़ गया। कुछ लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई, जो नहीं पाए उनको भी काम अपनी तरह से उन्होंने ढूंढ लिया। आपको लगता है कि ये जो शिक्षा की व्यवस्था है, खासतौर से जिन जगहों पर, जिन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में इस यूजीसी के नियम को लागू होना है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट अगर नीटशीर इस तरीके से कर रहा है तो उससे हमारी आने वाली पीढ़ियां वो ज्यादा सेफ होंगी और समाज में समरसता रहेगी? हम तो इस समरसता के, जातियों में बटे हुए समाज में समरसता को तो मानते ही नहीं, हम समता को मानते हैं। हम समता चाहते हैं समरसता में। दूसरी बात, उन्होंने दो बातें कही, उसका जवाब देकर आपके सवाल का भी जवाब दे देते हैं। शेखर जी, इन्होंने कहा कि आप नहीं जानती, इनको जानकारी नहीं है कि जो है किसी दलित को मंदिर में घुसने दिया गया। हजारों लाखों घटनाएं, लेकिन दो महत्वपूर्ण घटना का जिक्र कर देंगे तो आप भी उस पर मुहर लगा दीजिएगा। रामदास कोविंद राष्ट्रपति थे, ये जब उड़ीसा के पुरी मंदिर गए थे, इनको लौटना पड़ा था सीढ़ी पर से। एक जीतन राम मांझी जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये सारण जिले के मंदिर में गए थे, मंदिर को गंगा के पानी से धोया गया था। ये दो उदाहरण, आपकी बात का जवाब। तीसरी बात आपने कही कि जो है, जो मठ होते हैं, मठाधीश होते हैं, जगत गुरु होते हैं हिंदू धर्म के, वो उनका व्यक्तिगत दायरा। भैया व्यक्तिगत दायरा है तो आप हिंदू बने रहिए ना, ब्राह्मण का ही मठाधीश एक अधिकार है, हमको जबरदस्ती का हिंदू बनाते हैं। आप कहिए कि ब्राह्मण आप इस्लाम बन चुके हैं ना, आप इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं ना, जब आप इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं तो दलित कैसे रह गए? आप इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं ना, आप हिंदू नहीं हैं, आप इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं तो फिर आप रिजर्वेशन ब्राह्मणों का एक अधिकार, ब्राह्मण ही जो है मठ का होगा, कुछ नहीं आता। नहीं, वो तो पूछ रही है डॉक्टर ओम सुधा, उसका जवाब आप दे दीजिए। कुछ नहीं आता। आप हिंदू होने पर ही सवाल उठा रहे हैं, फिर वही बात। नहीं, रंजना जी का सवाल बिल्कुल ठीक है। अभी हम जवाब किस बात की? मैं कह रहा हूं आपको अपने हिंदू होने पर, अगर आप हिंदू नहीं हैं तो फिर आरक्षण पर चर्चा कैसे? सुनिए, जवाब सुनिए, पुराने होने क्या जवाब सुनिए, पूरा सुनिए। नहीं चाहिए। आपने कहा ब्राह्मण ही पीठाधीश्वर होगा, ब्राह्मण ही जो है मठ का हेड होगा। नहीं, डॉक्टर ओम सुधा, मैंने आपको, सुनिए, जवाब सुनिए। ब्राह्मण कोई अपना पूछ हमको दिखा देगा या सिंह दिखा देगा, हम मान जाएंगे कि ब्राह्मण ही होगा। बाकी हम मानते हैं चाहे ब्राह्मण हो या दलित हो, सब समान। अब ठीक है डॉक्टर ओम सुधा जी, अब आते हैं ठीक है शेखर जी, आपने जो कहा यूजीसी एक्ट को लेकर, अब हम जवाब बिठा लिया। ठीक है, आपने जो बात अभी रंजना जी ने कही, मैं आखिरी में हूं, 10 सेकंड में एक चीज बता दीजिए। आपने हिंदू होने पर सवाल उठाया, आप कह रहे हैं कि आप ठीक है, वो ब्राह्मण, अगर हम भी हिंदू हैं तो जो एक चमार का और ब्राह्मण का शादी क्यों नहीं होता आपस में? वो कहां, वो तो पहले, अभी तो आपने बहन बताया, उन्होंने भाई बताया, अब आखिर में आप पलट गए, क्या करें? एक मुसहर, एक मेहतर का शादी ब्राह्मण के साथ नहीं, कहीं नहीं आया। दो दिलों का बंधन है, दोनों हिंदू है, सवाल बात करते हैं, मैंने मुसलमान से जिसको जो पसंद आता है उससे शादी करता है, जिसको जो है शादी ब्याह रोटी बेटी का शादी जबरदस्ती नहीं होती छोटा जात बड़ा जात, छोटा जात बड़ा जात। ठीक है रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर ओम सुधा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास चर्चा में समय इतना ही था आज, लेकिन इतनी बात तो तय है कि ज्यों-ज्यों मर्ज की दवा की जा रही है, मर्ज त्यों-त्यों बढ़ता जा रहा है। आप समझिए कि बीमारी किस तरीके से, और खास तौर से जो जातियों पर रोटियां सेकते हैं, वो चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारे समाज में ऐसे लोग हों जो अपने अपने
जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। हकीकत कोई कहना नहीं चाहता। और मैं फिर आज इस चर्चा में इस बात को कह रहा हूं कि हमारे 7 ऋषि, 47 उप ऋषि, उन्हीं से सारे हिंदू समाज के गोत्र निकले हैं। अब जिसको यह लग रहा है कि वो हिंदू नहीं है, तो वो इसका मतलब हिंदू के अलावा और किसी धर्म का हो चुका है। और अगर वो किसी और धर्म का हो चुका है तो फिर यहां आरक्षण छोड़ दे। बिल्कुल स्पष्ट है इस बात को लेकर के। आप बिल्कुल निशा खातिर रहिए कि यह मामला अगर इस दिशा में जाएगा तो इसका नतीजा फिर इसी तरीके से होगा और अब की बार पहले से ज्यादा चीजें विस्फोटक होकर के निकलेंगी। यह जिम्मेदारी उस समाज की भी है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको आगे बढ़ाने के लिए, जिसका हाथ थाम करके आगे लाने की कोशिश सरकार की तरफ से भी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी है और उस समाज की तरफ से भी है जिसको बार बार कोसा जा रहा है। लेकिन उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ो, पहुंचा पकड़ के गर्दन पकड़ो और गर्दन पकड़ के कहो कि सरतन से जुदा, क्योंकि हम हिंदू हैं नहीं, यह चलेगा नहीं, यह नहीं चलेगा। बिल्कुल स्पष्ट है। आप क्लियर कीजिए, आइदर यू आर हिंदू और नॉट। अगर आप हिंदू हैं तो आरक्षण का लाभ लीजिए, हाथ पकड़ करके आगे बढ़िए, हमसे लाइन में आगे जाकर के खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां आपने कहा कि अपने ब्राह्मण, अपना ठाकुर, अपने पंडित, सबकी व्यवस्था है हमारे देश में। जब महाकुंभ हुआ है, न जाने कितने साधु सन्यासी, जात न पूछो साधु की, हम कभी नहीं पूछते किसी साधु से कि क्या जाति है। लेकिन शंकराचार्यों में शंकराचार्य ने चूंकि उसका विधान वही बनाया, उनका डिपार्टमेंट, वो पूरा एक व्यवस्था है और ब्राह्मण उस चीज को मानते हैं, तो फिर उस डिपार्टमेंट में आप हस्तक्षेप मत करिए। उसके बाद जहां जहां है वहां हम नहीं पूछते जाति साधु की। यह ध्यान रखना पड़ेगा। समाज को आगे बढ़ना है तो जो नॉर्म्स हैं उसको पालन करना पड़ेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को देखेगा। नमस्कार।